Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing NRK 9 DSCS professional students. याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। हाँ, बहुत प्रोबेबिलिटी रखता है, कई बार ये क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट आ जाता है। क्या क्वेश्चन है? अप्रूवल फॉर अमलगमेशंस। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सी चीजें सीखनी है। अगर जो बच्चा लगातार ना सीरीज देखता आ रहा है, जी हाँ, कॉपरेटिव क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करता है ना, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है, बात ही खत्म हो गया देखते, ठीक है। लेकिन अगर नहीं देखा है, अब देख रहे हो, ये क्लास पहला देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, इस क्लास में भी याद करवा दूंगा, ठीक है। सो पे अटेंशन, ध्यान सुनेगा। क्या क्या अप्रूवल्स लगेंगे फॉर अमलगमेशन, याद रखिएगा। आगे चल के आपको जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे या कंपनी सेक्रेटरी बनके जब जॉब करेंगे, तो आई नो कि आपकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स हैं जब आपको अमलगमेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स में ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब सर करना क्या होगा? देखो, अब यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फटाफट से आ जाओ यार, याद करना है, अभी के भी याद करना है। बहुत सारे काम कर रहे हैं यार, बहुत सारे काम करने हैं, आ जाइएगा। ठीक है, देखिए, अप्रूवल फॉर अमलगमेशन की बात करूंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फाइलिंग्स की बात करूंगा। नॉट टू वरी अबाउट इट, मॉड्यूल से ही कवर करूंगा, लेकिन इंश्योर कर रहा हूं याद करवा के ही छोड़ूंगा। तुम नोट कर लो, अभी ध्यान से देखना, और एंड तक तुम इस वीडियो के अंदर याद कर चुके होगे टॉपिक को। आओ देखते हैं फटाफट से। सबसे पहला काम कर रहा है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होंगी। क्या? पहला, प्री अप्रूवल चाहिए हमको। सर किस बात के प्री अप्रूवल चाहिए? बेसिकली ना, आप क्या करते हो, अपॉइंट करना होता है आपको मर्जर और अमलगमेशन के लिए। किसको? भाई साहब चल जाएंगे, कष्ट करेंगे आप। ऑलराइट ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अप्रूव करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ती है। देखिए, आइए, इट्स नॉट वर्किंग। हाँ जी, अपॉइंटमेंट आपको इंटरमीडिएटरीज का, मेरे साथ सुनिएगा, इंटरमीडिएटरीज का, एडवाइजर्स का, एक्सपर्ट्स का करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट करना है, तो बोला सर ठीक है, पहला प्री कंडीशंस का देखा तो ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन का मतलब प्री अप्रूवल्स। ऑलराइट सर। दूसरा, आप जानते हैं, क्योंकि यहां पर ना स्वैप होने वाला है। स्वैप का मतलब समझ में आ रहा है? स्वैग नहीं कह रहे हैं, स्वैप मतलब आप क्या होगा जब अमलगमेटेड कंपनी बन जाएगा, मतलब ट्रांसफरी कंपनी, तो क्या करने वाला है? ऑफ कोर्स शेयर्स अलॉट करेगा। किसको करेगा? ट्रांसफरर कंपनी को, क्योंकि भैया उस कंपनी को क्या कर लिया हमने? अमलगमेशन कर लिया है। आई होप ये अमलगमेटेड और अमलगमेटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा सर, सो दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कह रहे हैं यहां पर? प्री अप्रूवल। प्री अप्रूवल, जस्ट अ मिनट, क्या कह रहे हैं? प्री अप्रूवल। तो पहला बात क्या बोल रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज, एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स एंड सर वैल्यूएशन भी तो निकालेंगे, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट। वैल्यूएशन रिपोर्ट मेरे साथ बोलिएगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट ना, आपको याद होगा, रिपोर्ट ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी। ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी। ये सिर्फ दो काम हमें ऑथराइजेशन के अंदर करना है, मतलब पहले काम हो जाएंगे ये, ठीक है। अभी तो बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग में आपका जो स्कीम है, ऑफ कोर्स मर्जर अमलगमेशन का स्कीम जो है वो रखा जाएगा, वो काम बात का है। सबसे पहला काम ही यही होता है, क्या आप इसके लिए प्री अप्रूवल ले लेंगे, क्योंकि आपको ना इंटरमीडिएटरीज को, एडवाइजर्स को, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना है, प्लस इसकी जो अमलगमेशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट है उसको ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगा। ये काम हमने पहला कर लिया ऑथराइजेशन के अंदर। ऑलराइट सर, फिर नेक्स्ट काम आता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल। बोर्ड सर बोलिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल। ऑलमोस्ट टाइम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल में याद रखिएगा दोनों ही कंपनीज के। अब कौन? अमलगमेटेड और अमलगमेटिंग कंपनीज के। सर एक बार वापस से बता दीजिएगा, सर कंफ्यूज कर देते हैं। ध्यान सुनना। देखो, एक बार फिर रिवाइज कर पा रहा हूं फटाफट से। अगर हम बोलेंगे ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी का मतलब क्या है? इतना तो सबको समझ में आता ना, इतना सुना आता है ना, जो ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? अमलगमेटिंग कंपनी, ठीक है। राइटिंग सर इतना अच्छा आता है आपका, क्या बताएं। किसको ट्रांसफर करेगी? ट्रांसफरी कंपनी को। ट्रांसफरी कंपनी का मतलब है अमलगमेटेड कंपनी। क्लियर एकदम? बात पकड़ में आ रहा है, ध्यान सुन में आ रहा है। मतलब अगर कंपनी ए प्लस बी हो गई, आपस में अमलगमेशन में हो गया, कंपनी ए और बी में अमलगमेशन हो गया, तो कौन सी कंपनी क्रिएट कर देंगे? वो एक नई कंपनी सी। सी कंपनी क्या कहलाएगी? अमलगमेटेड कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टर्म्स बहुत ध्यान से समझनी आनी चाहिए आप लोगों को, नहीं तो आप गलती कर दोगे लिखते वक्त, और एक लिखते वक्त आपने गलती की, एग्जामिनर ने ऐसे कंसीडर कर लिया, ऑफ कोर्स आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा।
सो दोनों ही कंपनीज के, कंपनी ए और बी, मतलब अमलगमेशन के लिए दोनों ही कंपनीज, जी हाँ दोनों ही कंपनीज, क्योंकि अमलगमेशन होने वाला है कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में। जैसे एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था, सोच के देखिएगा, अगर पीएनबी और ओरिएंटल बैंक, आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कल बताए थे सारे एग्जांपल सर, कहाँ बताए थे, ये देखो यहाँ पर, जब यहाँ पर इन दोनों का मर्जर हुआ होगा ना, पीएनबी का, देखो पीएनबी का, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, इट्स नॉट वर्किंग, यस ना, पीएनबी का मर्जर जब हुआ होगा ओरिएंटल बैंक के साथ में, तो दोनों ही बैंक्स की बोर्ड ने पहले इस स्कीम को अप्रूव किया होगा, याद रहेगा, सिंपल सी बात है। इसी बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या करेंगे, किसी डायरेक्टर को, याद रखिएगा, या किसी ऑफकोर्स कंपनी सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को, कंपनी सेक्रेटरी को, किसी ऑफिसर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे ताकि वो ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा सके। अब सिर्फ एनसीएलटी में पिटीशन लगा सके, क्योंकि याद रखिएगा, आपको याद होगा हमने पढ़ा था सेक्शन 230 के अंदर भी, इसके अलावा जब हम सेक्शन 234 डिस्कस कर रहे थे कि आप देखिए आपको अप्रूवल लगेगी किसकी, एनसीएलटी की, तो एनसीएलटी 1 फॉर्म आप फाइल करते हैं बिफोर द एनसीएलटी, ठीक है सर, याद रहेगा। तो बोर्ड किसी भी डायरेक्टर को, कंपनी सेक्रेटरी को या किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को ऑथराइज करेगा। बोले सर ठीक है सर, ये भी याद हो गया हमको सर, ठीक है, बोर्ड का काम आ गया अप्रूवल। अब आता है थर्ड अप्रूवल, किसका होगा, शेयरहोल्डर्स एंड क्रेडिटर्स का। ध्यान से सुनना यार, इतना लंबा चौड़ा रट्टा नहीं मारना है, समझ लो और ड्राफ्ट करके आओ। पहला ऑथराइजेशन, इसमें प्री अप्रूवल्स किसके लिए हमें, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज, एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात, ऑथराइजेशन के अंदर ही क्या इंपॉर्टेंट बात है सर, जो सर वैल्यूएशन है ना, उसकी रिपोर्ट को कंसीडर करेगा बाय ऑडिट कमेटी, उसको अप्रूव करेगा। फिर हमने तीसरा स्टेप के लिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होंगी, मीटिंग्स में वो स्कीम को कंसीडर करेंगे, मर्जर और अमलगमेशन की स्कीम को, एंड फाइनली वहां से अप्रूव होने के बाद में आप देखिएगा वो किसी को ऑथराइज करेंगे, वो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। वो क्या करेगा भाई साहब, पिटीशन फाइल करेगा बिफोर द एनसीएलटी। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, आप जानते हैं, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स की अप्रूवल सिन क्वा नन है। सर क्या कहा आपने, सर क्या नाम है ये, सुनते जाओ ध्यान से, सिन क्वा नन, सिन क्वा नन मतलब एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन आप जानते होंगे। एसेंशियल कंडीशन का मतलब ट्रिब्यूनल ने साफ साफ कह रखा कि भाई आपको है ना शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगेगी, बिना शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं हो सकता है। तो ध्यान से सुनना, बोर्ड मीटिंग में जिस डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को या फिर किसी ऑफिसर को जिसने बोर्ड ने ऑथराइज किया था, वो एनसीएलटी गया, उसने एप्लीकेशन दिया, एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को देखा, उसके बाद एनसीएलटी ने ऑर्डर किया कि भाई इसकी कंपनी के, इसी कंपनी के जाओ अपनी अपनी कंपनीज के मेंबर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, जैसे हम बता रहे हैं, और क्रेडिटर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करो और उनकी अप्रूवल लेकर आओ। बिना उस अप्रूवल के हम आपकी पिटीशन को नहीं सुनेंगे। बात पकड़ में आ रहा है? तो शेयर होल्डर्स की और क्रेडिटर्स की अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। अच्छा, आप दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी बात में सुनना, मैंने आपको वहां बताया था सेक्शन 230 सबसेक्शन 9 एक बड़ी मजे की बात बोलता है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 9, सेक्शन 230 सबसेक्शन 9 क्या कहता है कि अगर क्रेडिटर्स या मेंबर्स 90% वैल्यू, क्या सर, क्रेडिटर्स या मेंबर्स 90% वैल्यू, वही लोग ऐसा है जो पिटीशन फाइल कर रहा है। सर मतलब अमलगमेशन के लिए ना, जब पिटीशन फाइल की जा रही है बिफोर द एनसीएलटी, उस पहली एप्लीकेशन के अंदर ही 90% जो हैं, 90% मेंबर्स और क्रेडिटर्स इन वैल्यू, वही लोग इस स्कीम को पहले कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं 90%। तो याद रखना, फिर ट्रिब्यूनल मीटिंग कॉल करता नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? मीटिंग तो कॉल कब की जा रही है कि भाई ठीक है, अभी मीटिंग को हम बुलाएंगे, शेयरहोल्डर्स का, मेंबर्स का, मतलब मेंबर्स का और क्रेडिटर्स का मीटिंग होगा। लेकिन ये कब? अगर मान लीजिएगा पहले से ही जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसके अंदर 90% वैल्यू मेंबर्स हैं, 90% वैल्यू, वही लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि सर अमलगमेशन को अप्रूव करिएगा, तो फिर उनका मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90% अगर वैल्यू फाइल कर रहे हैं, उससे कम है तो ऑफ कोर्स पिटीशन आते ही ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, मीटिंग कॉल कीजिएगा। ऑलराइट सर, और जानते हैं ना उसके अंदर 3/4 वैल्यू, मतलब ऑफ कोर्स उनकी कंसेंट चाहिए।
ठीक है सर, ये दूसरा काम भी हो गया। फिर स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज हमारा कहता है सीधी सी बात, भैया हमको ना तुम आप क्या करो, सिंपल सी जो भी आपको आपके जो आप स्कीम फाइल कर रहे हैं उसकी डिटेल्स हमको सबमिट कीजिएगा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या आ गया। अब सपोज आपकी कंपनीज मतलब जो अमल कमीशन में इन्वॉल्व है कंपनीज, इन कंपनीज ने ना सपोज करो कोई टर्म लोन ले रखा है, बोलो ना मेरे साथ में, टर्म लोन ले रखा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लोन ले रखा है, ठीक है, ये पब्लिक से डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को डिबेंचर इशू किए हैं और पैसा रिसीव किया हुआ है, तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया होगा। बोला हाँ सर, बोला ऐसा केस उसमें इन लोगों की भी अप्रूवल लो, और पकड़ मारा है। ऑलराइट सर। इसके बाद आता लैंड होल्डर्स। लैंड होल्डर्स के केस में क्या है, अगर कोई लीज डीड है, मान लीजिएगा कंपनी की कोई फैक्ट्री है या कंपनी का ऑफिस है, वो पर्टिकुलरली किसी लीज डीड के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब सर अरे भाई जगह जो है आपने लीज पे ले रखी है और जो लीज डीड है उसमें ये कंडीशन, ये क्लॉज डाला हुआ है क्या कि भाई कोई भी चेंजेस आएंगे तो आपको लेसर से, जी हाँ लेसर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको लैंड होल्डर से भी जाके परमिशन लेना पड़ेगा। एनसीएलटी से तो लगेगा भाई, बिना एनसीएलटी के तो काम होना ही नहीं है। आरबीआई से कब जरूरत होगा, ध्यान सुनना, जब ट्रांसफरर कंपनी का जो मेंबर, यहां बोलेंगे शेयर होल्डर, वो कौन है, एनआरआई। अब भाई क्या होगा ना, अमल कमीशन के बाद में ट्रांसफरी कंपनी मतलब अमलगमेटेड कंपनी क्या करेगा, शेयर्स या कैश देगा। भाई आपके शेयर्स लिए जा रहे हैं, उसके बदले आपको क्या दे देंगे, तो स्वैप एक्सचेंज होगा, ठीक है, या फिर कैश देंगे। तो एनआरआई को अगर दिया जा रहा है तो ऐसे केस में आरबीआई की अप्रूवल भी मैंडेटरी है। बात पकड़ में आ रहा है यहां तक। फिर आता है सीसीआई, जी हाँ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कहता है जी बिल्कुल, अगर सेक्शन 5 और 6 ऑफ सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जी सॉरी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, तो सर सेक्शन 5 और 6 मतलब सर कॉम्बिनेशन हो रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है, कहीं एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, सीसीआई का परमिशन भी लगेगा। डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड्स। आई होप सेक्शन 5 और 6 आपको याद होंगे, नहीं है तो आने वाले सेशन में सब डिस्कस करूंगा। सेक्शन 5 और 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम अगर थ्रेशोल्ड टच कर गया बेसिकली, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सीसीआई की परमिशन भी लगेगी। अब सर ये अगर याद हो गया तो हो सकता है ये मार्क्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और 4 to 5 मार्क्स आपके आंसर शीट में आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा से ये नहीं कह रहा हूं 4 और 5 भी आएंगे, एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। सो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या ऑथराइजेशन है, बोर्ड की अप्रूवल है, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स की अप्रूवल है, स्टॉक एक्सचेंजेस की अप्रूवल है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिबेंचर ट्रस्टी की अप्रूवल लगेगी। लीज ऑफ कोर्स कर लिया हुआ लीज पे क्या होता है, लैंड होल्डर्स की परमिशन लगेगी। एनसीएलटी के बिना तो काम होना ही नहीं है, आरबीआई का परमिशन लगेगा और सीसीआई का। सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से याद करो, याद अभी करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में इनको देखने के लिए मॉड्यूल में, आइए। फटाफट से आ जाओ, एक बार मॉड्यूल ओपन कर लो, मेरे साथ हाईलाइट कर लो, सीख लो अभी के भी, क्योंकि हमें पता है कि सर सब देखो समझो, जब हम अप्रूवल्स की बात करते हैं ना तो हमको ये बात तो बहुत क्लियर है कि हमारा जो सेक्टर रेगुलेटर है भाई उससे परमिशन लगेगा। अब जनरली आरओसी का केस होगा, इनकम टैक्स है, सेबी है, यहां तो हमको परमिशन लेना ही है, प्लस किसी स्पेसिफिक सेक्टर में है तो उसकी परमिशन में लगेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फॉलोइंग अप्रूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। पता कहता है ऑथराइजेशन प्री अप्रूवल ऑथराइजेशन अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड एडवाइजर्स एंड एक्सपर्ट्स। ऑलराइट, मेरे साथ बोलिएगा प्री अप्रूवल कंडीशंस होंगी, ठीक है। फिर कहता है अप्रूवल ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय द ऑडिट कमेटी। कौन? ऑडिट कमेटी वैल्यूएशन का, आपको याद होगा पढ़ाए थे रजिस्टर्ड वैल्यू के अंदर, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी करेगा, फिर वो वैल्यूएशन रिपोर्ट ड्रॉप करेगा, उसके बाद में वो आपको सबमिट करेगा। अब ये जो ऑडिट कमेटी कंपनी का वो कंसिडर करेगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते। अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कहता अप्रूवल ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन बाय द बोर्ड ऑफ बोथ कंपनीज। Board decision should, besides approving the scheme, authorize the director, company secretary, or other officer to make application to NCLT to sign the application or other documents and do everything necessary experience in connection with or including the changes in the scheme. In simple words, क्या याद रखना है? Board of directors of the both companies will consider the scheme and pass the board resolution and authorize the director or company secretary or officer of the company to make the application on their behalf
बिफोर द एनसीएलटी, याद रहेगा, सिंपल एकदम। फिर आता है अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसके लिए क्या, मेंबर्स क्रेडिटर अप्रूवल टू द स्कीम अमलगमेशन सिन क्वा नन, मतलब असेंशियल कंडीशन, असेंशियल कंडीशन है। ट्रिब्यूनल कहता है अगर उनकी अप्रूवल नहीं है तो जाओ, हम स्कीम को देखेंगे ही नहीं, ठीक है। ऑब्टेन एंड स्पेशली कन्वीन मीटिंग हेल्ड एट एज पर द ट्रिब्यूनल डायरेक्शंस। पर वहां एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स क्रेडिटर सेक्शन 230 सबसेक्शन 9, कब, अगर 90% वैल्यू लिख लेना यहां पर, 90% इन वैल्यू, ये लोग ही अगर पिटीशन फाइल कर रहा है तो फिर सोचने वाली बात है, 90% वैल्यू ही मेंबर या क्रेडिटर लोगों का कंसेंट है और अब वही लोग अपना ये पिटीशन फाइल कर रहा है, तो फिर थोड़ा ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं वापस जाके मीटिंग में करो और सोच लो, ऑफ कोर्स नॉट, फिर नहीं होनी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज, किन का होगा, मेंबर्स का, क्लास मेंबर्स का, क्रेडिटर, और ऑफ कोर्स जो क्लास पर्टिकुलर अप्लाई करे, जो इफेक्ट हो गया अमलगमेशन से वही करेगी, ठीक है। Now, applicant seeking the directions to call, hold, and conduct a meeting is made to the tribunal, which has jurisdiction having regard to the location of the registered office of the company. अब assume करके देखो एक बार के लिए, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, तो आपकी कौन सी बेंच आएगी, ऑफ कोर्स दिल्ली है, दिल्ली बेंच आएगा। अच्छा, दिल्ली बेंच का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, जुरिडिक्शन, और जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली, जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। ऐसे हम कैसे चेक करेंगे, जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आरओसी का है अकॉर्डिंग टू बेंच, ठीक है सर। इसमें 4 स्टेप्स से देखते हैं। फर्स्ट मोशन पिटीशन, फर्स्ट मोशन पिटीशन में क्या होता है, ध्यान सुनना। सबसे पहली पिटीशन आपने फाइल करी थी, है ना, एनसीएलटी 1 फॉर्म लगाया आपने, एनसीएलटी ने उसको कंसीडर किया और फिर बोला जाओ कॉल द मीटिंग ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। उसमें वोटिंग किया होगा 3/4 वाला, याद आ रहा है, 3/4 इन वैल्यू, वोट क्या होगा, ये नंबर्स में, नंबर्स इन केस ऑफ मेंबर्स, वैल्यू इन केस ऑफ क्रेडिटर, नंबर्स इन केस ऑफ मेंबर्स। अब जब इनका मीटिंग हुआ होगा तो ये रेजोल्यूशन पास होगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए, इसका नाम होता है स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, वो ये रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि कितने फेवर में, कितने अगेंस्ट हुए, कितने साइलेंट थे। तो जब वोटिंग हुआ है उसका डिटेल ये एक स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट में प्रिपेयर करेगा और वो फिर एनसीएलटी को सबमिट करेगा आफ्टर द मीटिंग ऑफ द जनरल मीटिंग। आफ्टर जनरल मीटिंग मतलब चाहे मेंबर का हुआ होगा या मीटिंग हुआ होगा किसका, क्रेडिटर का, तो उस मीटिंग का रिजल्ट स्क्रूटिनाइजर इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट सबमिट करेगा ट्रिब्यूनल के सामने, ट्रिब्यूनल कंसीडर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड मोशन पिटीशन जाती है। सेकंड मोशन मतलब नोटिस टू एडमिशन, ऑलराइट सर। अब क्या होगा इसके अंदर, ये फॉर्म जाएगा, मतलब सेकंड पिटीशन के अंदर, तो एनसीएलटी ना, ध्यान सुना, एनसीएलटी बोलेगा ठीक है भाई नोटिस भेजो सबको, जो स्टेक होल्डर्स हैं। अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन हो सकता है, रेगुलेटर्स लोग हो सकता है, क्रेडिटर लोग हैं, मेंबर लोग हैं, जिनको नहीं पता उनको बताना पड़ेगा। कंपनी अगर खुद पिटीशन कर रही है तो कंपनी को नोटिस भेजो, ठीक है। एंड पब्लिक से इनवाइट करो, ऑब्जेक्शन, पब्लिक तुमको ऑब्जेक्शन है तो इनवाइट करेंगे। तो यहाँ पे 2 पिटीशन फाइल हो रही है। पहली कब हो रही है, सिर्फ फर्स्ट मोशन पिटीशन बोल रहे हैं, जब, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आपने पहली एप्लीकेशन लगाई और उसके बाद में एनसीएलटी ने ऑर्डर किया मीटिंग कॉल कीजिएगा मेंबर्स के, क्रेडिटर्स की, क्लियर। उस मीटिंग का रिजल्ट जो होगा स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट में जाएगा, उस एनसीएलटी सबमिट कर दिया। फिर सेकंड मोशन पिटीशन के अंदर अब क्या होगा, नोटिस भेज जाएगा सारे स्टेक होल्डर्स को, प्लस पब्लिक से ऑब्जेक्शन इनवाइट करेंगे। क्लियर हो रहा है। सो फर्स्ट मोशन पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट अबाउट अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, एंड सेकंड पिटीशन ऑफ कोर्स सेकंड मोशन पिटीशन किसका होगा, ट्रिब्यूनल फिर जाएगा। मतलब ये आपने स्क्रूटिनाइजर का रिपोर्ट चला गया, रिपोर्ट जाने के बाद notice should be sent to various stakeholders, public inviting any objection to the scheme. फिर आएगा हमारा अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट प्रपोज टू बी फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल विद द स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी बिल्कुल, जहां जहां कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड है, अगर एनएससी है, बीएनएससी है, लोकल स्टॉक एक्सचेंज पर भी है, तो वहां पर भी आपको भेजना है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए रखा है, या आपने पब्लिक को डिबेंचर इशू किए हुए हैं, तो डिबेंचर ट्रस्टी, जी हाँ इसको भी बताना है। देखो, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रस्टीज टू द डिबेंचर होल्डर, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस वुड बी रिक्वायर्ड, I knew it. Would be required. All right. Would be required. All right. चलिए एक बार देखते हैं यार। ठीक है. Now it's okay.
required if company has borrowed funds either in the term of loan, working capital requirement or he should debentures to public. Alright, तो ऐसा केसेस में इनका परमिशन लगा किसका सर, बैंक है, इंस्टीट्यूशंस हैं या डिबेंचर ट्रस्टीज, अगर पब्लिक को आपने डिबेंचर इशू किया तब। ऑलराइट सर, फर्दर देखते हैं अप्रूवल फ्रॉम द लैंड होल्डर्स। लैंड होल्डर केस में अगर कोई फैक्ट्री आपका या प्रीमाइसेस जो है बेसिकली वो लीज पर लिया हुआ है तब आपको लेसर का परमिशन लगेगा, और वो भी कब, जब लीज डीड में क्लॉज हो। लैंड on which the factory is situated on leasehold and land, the terms of the lease deed so provides so approval from the lessor will be needed. Approval from the tribunal, तो पूरी कहानी इसी की है, ट्रिब्यूनल का वकील ही है सारा। Both companies involved in the scheme of compromise or arrangements or reconstruction amalgamation required to seek approval of the respective tribunal for sanctioning the scheme. दोनों ही कंपनीज अपना अपना, अगर देखो समझो दोनों डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन से, अलग अलग स्टेट से हैं, तो दोनों ही कंपनीज एनसीएलटी कंसर्न एनसीएलटीज को अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे पिटिशंस का। क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एवरी कंपनी except those which are involved in industrial companies require sanction of the tribunal which have jurisdiction over the state area where the registered office of the company is situated. दिल्ली का है तो दिल्ली में, और अगर शिलोंग का है तो शिलोंग वाला अपना अपना jurisdiction में अप्लाई करेगा। तो शिलोंग कहाँ से आ गया, अरे दूसरा आरओसी का नाम बता रहे हैं यार, ऐसे तो पता है ना 25 आरओसीज हैं। If transferor and transferee company are under the jurisdiction of different tribunals, separate approval are necessary. All right. Notice of every application filed with the tribunal has to be given to the central government, that is regional director having jurisdiction of the state concerned. After hearing is over, tribunal will pass an order sanctioning the scheme of amalgamation with such direction in regard to any matter and with such modification in the scheme, of course as the things wait. बात पकड़ में आ रहा है तो दोनों ही कंपनीज को पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। अगर दोनों अलग अलग जुरिडिक्शन से हैं तो अलग अलग जुरिडिक्शन से तो सेपरेट एप्लीकेशन जाएगा ऑफ कोर्स। क्या हो रहा है, सिंपल सा बात है, तो इतना तो ये बार बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरा मेन कंसर्न है तुम्हें अप्रूवल्स अथॉरिटीज पता होना चाहिए और उनकी बेसिक बात पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा आरबीआई। आरबीआई का केस में कब होगा, जब याद रखेगा, ध्यान से सुनना, आप क्या कर रहे हैं, जो यहाँ यू नो जब ट्रांसफर कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो एनआरआईज है, एनआरआईज उनको शेयर्स दे रहे हैं, ऑफ कोर्स कैश दे रहे हैं, भाई उनका कंपनी हमारे साथ में अमलगमेंट हो रहा है। ऐसे केसेस में एनआरआईज को देने के लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। वेयर स्कीम ऑफ अमलगमेशन एमएगेस इशू ऑफ शेयर्स और कैश ऑप्शन टू एनआरआई, the amalgamated company is required to obtain the permission of the RBI subject to conditions, of course payment transfer बोलते हैं, issue of securities, same rules लगेंगे। Approval from the Competition Commission of India, कहता है provision regulation of the combination as provided in section 5 and 6 of competition। बेसिकली हम बात करते हैं कि अब combinations, ठीक है, याद हो रहा है। तो अब एक बार ना सुनो 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 सुनो, इधर 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 एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन तैयार करेंगे आज के लिए, इंपॉर्टेंट है वाला, किसका, ऑथराइजेशन के अंदर क्या करा था हमने, प्री अप्रूवल रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज, एडवाइजर्स एंड एक्सपर्ट्स। दूसरा वैल्यूएशन रिपोर्ट अप्रूव बाय द ऑडिट कमेटी। फिर बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल दिया बोथ कंपनीज का, क्लियर है। उन्होंने ऑथराइज किया किसी कंपनी सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को, ऑफिसर को कि भाई चलो जाओ एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाओ। इधर शेयर होल्डर्स का क्रेडिटर्स का हमने अप्रूवल लिया है, वो मैंडेटरी है। अगर 90% वैल्यू क्रेडिटर या मेंबर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मीटिंग कॉल करने का नेसेसिटी नहीं होता बाय द ट्रिब्यूनल। बात पकड़ में आ रहा है। उसके बाद में हमने देखा क्या, स्टॉक एक्सचेंज को ड्राफ्ट, जी हाँ ड्राफ्ट स्कीम आपकी जो है अमलगमेशन की, उसकी भी फाइल करेंगे कॉपी। ऑलराइट सर, एंड अगर टर्म लोन लिया है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लोन लिया है, डिबेंचर्स एक्सेप्ट किए पब्लिक से, तो फिर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर ट्रस्टी का अप्रूवल है, बैंक्स का है, ये इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से इनकी अप्रूवल लगेगी। लीज के अगर लीज डीड पे मेंशन किया गया है और आपकी वहां फैक्ट्री है या कुछ स्पेसिफिक आपका यू नो ऑफिस है, तो ऐसे केसेस के अंदर लीज डीड के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है जहां पर आपको लेसर का परमिशन लगेगा, तो आपको लेसर का परमिशन भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा एनसीएलटी का परमिशन लगेगा, सेपरेटली देना पड़ेगा अगर अलग अलग जुरिडिक्शन से है। ऑलराइट, एंड आरबीआई के परमिशन केस ऑफ issue shares or cash, you know, transfer cash to the NRI of which transfer company shareholders, ऐसा केस में उसका भी आरबीआई का परमिशन भी लगेगा। और सीसीआई के ट्रैक्ट होगा सेक्शन 5 and 6 with respect of combination। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है, उम्मीद कर रहा हूं ये वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट याद हुआ होगा। स्पीड से इसलिए पढ़ा है यार, पूरा का पूरा सेक्शन 230 से 240 तक का रटवा दिया है, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा, जो बच्चा लोग पहले से क्लास देखता रहे उनके लिए बहुत ईजी है, एकदम याद हो गया होगा। और
अभी अभी देखा है तो यार बहुत डिफिकल्ट बात तो मैंने नहीं करी है, कोई ऐसी टेक्निकल बात भी नहीं करी है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एक और इंपॉर्टेंट है, ये भी आने की तैयारी में बैठा हुआ है। एग्जामिनर ना ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्या है सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है। देखो हो सकता है आपसे कंप्लायंसेस के लेवल पे ना क्वेश्चन ड्रॉ करवा लिया जाए। क्या फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। मैं आपको बता दूं, इसको क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का पार्ट है, प्रोफेशन का हिस्सा है ये, क्या कि आपको कंप्लायंस इंश्योर करना। कंप्लायंस इंश्योर का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए ना कौन कौन सी फाइलिंग्स होनी है। सर ये तो इतना बड़ा बड़ा सा है, कुछ नहीं है, 2 मिनट में याद करवा रहा हूँ, भरोसा रखो, ध्यान से देखते जाओ, बस ध्यान से देखते चले जाओ, बस ध्यान लगा के एकदम, ठीक है, ध्यान से। ट्रांसफर कंपनी को ना सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट काम करना है, ध्यान सुन जाना। कहता है ट्रांसफर कंपनी क्या करेगा, एसआर जो पास करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखना, 3 नहीं वैसे 4 हैं, लेकिन 3 पे पहले फोकस करवा रहा हूं, जहां ट्रांसफर कंपनी को एसआर पास करना ही करना। पहला, अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। क्यों, आप समझो, जब कंपनी ए, ध्यान से सुनना एकदम, कंपनी ए और कंपनी बी मिलके कंपनी सी बनाया, ठीक है, अमलगमेशन हो गया, इन दोनों, ये कंपनी जास में कौन है, दोनों ट्रांसफरर कंपनी और ये ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। अब ध्यान सुन जाना, ए और बी आपस में मिल गया, सी बनाया, तो भाई इस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज होना चाहिए, जो वो आपके ट्रांसफरर कंपनी ए और बी के बिजनेस को कैरी करने के लिए आपको ऑथराइजेशन देता हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर अल्टर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। सो अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द, किसका करना है, ट्रांसफरी कंपनी का, क्योंकि भाई तुमको बिजनेस कैरी करना है, तो उसके लिए एसआर पास करना है। दूसरा, अल्टर करना है आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्यों अल्टर करना है, इसलिए जब ये अमलगमेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करने होंगे, तो इसके लिए क्या करा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज करना है तो भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी तो अल्टरेशन करना पड़ेगा, मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसके लिए भी एसआर पास करेंगे। और साथ के साथ हमको इंक्रीज करनी है शेयर्स टू द, ऑफ कोर्स, अब क्यों ऑथराइज कैपिटल भी तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज द व्हाट, इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल, किस लिए, तो इशू द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। मैं तुमको बता दूं, उसका भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए देंगे तुमको ना, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, याद हो जाएगा, बहुत इजी बना दिया इसको यहाँ पे। ट्रांसफर कंपनी ने पहला काम क्या किया, अल्टर किया मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को, ऑलराइट सर, उसके लिए एसआर पास किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने अल्टर किया आर्टिकल्स को, क्यों, ताकि वो ऑथराइज कर सके डायरेक्टर्स को टू इश्यू द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी ऑन देयर बिहाफ, ऑलराइट सर, और साथ साथ में इंक्रीज करेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को, ठीक है सर। तीसरी बात, ध्यान सुनते रहना, ऑथराइज्ड ट्रांसफररी कंपनी टू कमेंस बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, याद रखना, छोटा करते थोड़ा सा। क्या इस बात की ऑथराइजेशन भी तो होनी चाहिए ना भाई, स्पेशलाइजेशन पास करके। अच्छा देखो, सबसे पहली बात सुनना, किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ये पहला वाला अल्टर किया ऑब्जेक्ट क्लॉज, भाई आप समझो ना, ट्रांसफरी कंपनी के पास वो ऑब्जेक्ट क्लॉज होना चाहिए ना, वो कैरी करने के लिए बिजनेस। दूसरा, जो हम यहाँ पर एसआर पास कर रहे हैं, कंपनी ऑथराइज कंपनी को क्या कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं कि भाई तुम कमेंस कर सकती हो, किसका बिजनेस, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू करना है भाई, क्या हो रहा है, बात पकड़ना आ रहा है। तो 3 एसआर पास हो रहे हैं, पहला ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर करने के लिए ट्रांसफरी कंपनी के ही सारे केसेस हैं, याद रखना। दूसरा केस हो रहा है वहां पर अल्टर कर रहे हो आर्टिकल्स, ऑथराइज कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टू इशू शेयर्स, टू इशू द शेयर्स टू द ट्रांसफरर कंपनी शेयर होल्डर्स एंड इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। एंड थर्ड जो एसआर पास कर रहे हो इसलिए कर रहे हो ताकि आप ट्रांसफरी कंपनी ऑथराइज कर रहे हो, ऑथराइज द ट्रांसफरी कंपनी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। क्लियर एकदम। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ये जो आपने जब सारी काम कर लिए, ऑथराइज कर दिया आपने ट्रांसफरी कंपनी को कि भाई तुम ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस कैरी करो, तो बोलता है जी इसके लिए ना ई फॉर्म लगेगा, एसआर के लिए कौन सा, ई फॉर्म, ठीक है। जब ये ई फॉर्म एमजेडी 14 की बात कर रहा हूं, विद इन 30 डेज आपको ऑफ कोर्स पासिंग के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा विद द आरओसी। सर ये भी हमको याद आता है, ई फॉर्म में करना है, ठीक है। इसके साथ 2 डॉक्यूमेंट्स आएंगे, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल एसआर्स प्लस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स। अब आपने जब भी एसआर पास किया होगा, ऑफ कोर्स यार एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपने सेंड किया होगा, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट गया होगा,
आपने देखो, आप समझना, आपने यहाँ पे ऐसा 2 जगह पास किए हैं। एक तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने में पहला वाला ये था, फिर दूसरा आपने यहाँ केस में किया एसआर पास किया, और तीसरा यहाँ पास किया, ठीक है। जब आप एमजेडी 14 फाइल कर रहे होंगे तो आपने जितने भी एसआर पास किए, जितने भी किया, 2 ही किए यहाँ पे, ठीक है, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट दूसरा है वो क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको भेजनी है। किसको भेजनी है सर? आरओसी को भाई, रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ऑलराइट सर। अब यहां पर एक और बात सुनना, ये ई फॉर्म जो है ना, इसको डिजिटली साइन किया जाएगा वादा। अब देखो ध्यान सुनना, डिजिटली साइन करने की बात करें क्योंकि ई फॉर्म है, लॉजिकल बात है। एमडी है या डायरेक्टर है जिसको ऑथराइज किया हुआ है, मैनेजर है या कंपनी सेक्रेटरी है, जिसको भी कंपनी, यहाँ पे देखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करें, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा मैंने सिखाया था प्री अप्रूवल केस, अभी हम पढ़ के आए थे यार, देखो ना इधर, ये पूरा का पूरा केस हमने पढ़ा था अभी। इसमें क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ऑथराइज करते हैं, अभी सीखा था हमने, इसी काम के लिए ऑथराइज करते हैं, ठीक है। पकड़ में आया बात? इसी काम के लिए ऑथराइज कर रहे हैं। तो सर ई फॉर्म को एमडी, डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करे, वो भी डिजिटली साइन करेंगे। अब अगर ये मान लीजिएगा फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व होती है इस केस के अंदर, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करता, कौन करता? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑफ कोर्स उसको भी जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज किया होगा। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात जो आती है, ई फॉर्म आपको साइन पीसीएस, पीसीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से भी करवाना मैंडेटरी है। सर्टिफिकेशन का काम भैया, सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये बात? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? देखो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ई फॉर्म है यहाँ पर, जो अपने ट्रांसफरी कंपनी ने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने के लिए, आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए या ऑथराइज करने के लिए, किसको? ट्रांसफरी कंपनी को भी बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी का कैरी ऑन करें, इसके लिए जो एसआर पास किया हुआ है, इसको हम ई फॉर्म में विद इन 30 डेज आरओसी में फाइल करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आएंगे। पहला डॉक्यूमेंट है ऑल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एसआर प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स, जो भी आपने एसआर पास करने के लिए मीटिंग में बुलाए दिए थे शेयर होल्डर्स को। इसके साथ साथ साइन करने की बात करें तो ऑफ कोर्स हमने देखा साइन इसको डायरेक्टर, मैनेजर या एमडी या जिसको पर्टिकुलर ऑफिसर को ऑथराइज किया वो करेगा, प्लस इसको सर्टिफाइड करवाना जरूरी है, तो उसको पीसीएस से या पीसीए ऑफ कोर्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से आप इसको सर्टिफाइड करवाइएगा। याद हुआ? सिंपल बात एकदम, इतना ही था क्या? उनको पता है कि तुम्हारा यहां से यहां तक का मेहनत है ना, यहां से यहां तक का मेहनत ये बच गया है, तुमको यहां से यहां तक का पढ़ना की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे की 2 इंपॉर्टेंट बात सिखाते हैं। जब हम यहाँ कंसिडर करें पॉइंट सेकंड एंड थर्ड को, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बात एक साथ बोली है। कहता है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। अभी जानते हैं अगर लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, और अमलगमेशन को कंसीडर करने वाली है, ऑफ कोर्स, तो बोर्ड मीटिंग अभी करवाए थे, याद आ रहा है? बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसीडर करेंगे, तो बोर्ड मीटिंग जब होगा तो कंसीडर एंड अप्रूव द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, तो उससे पहले आपको याद होगा हम उसके बारे में इंटीमेशन देते हैं। मीटिंग होने से पहले, बोर्ड मीटिंग के होने से पहले, बोर्ड मीटिंग होने से पहले किसके बारे में बताएंगे कि सर अमलगमेशन के बारे में बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है, तो स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे। बोर्ड मीटिंग हो गया, इसका क्या डिसीजन रहा कि वेदर दे अप्रूव और नॉट सच अमलगमेशन, तो इसका डिसीजन जो होगा वो हमको किसको बताना? स्टॉक एक्सचेंज को। इतना लंबा पॉइंट के बजाय सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना, सिर्फ रीड करने का आएंगे बाद में, ये पॉइंट्स पूरा रीड करने के। सिर्फ यहाँ एक नोट डालो ऐसा, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, किस बारे में? अमलगमेशन के बारे में, ठीक है। फिर आगे सुनते जाओ। अब क्या होगा, क्योंकि आपने जो स्कीम है ना, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने, तो आपकी स्कीम आप जानते हैं एनसीएलटी के अप्रूवल के बिना काम होगा नहीं। एनसीएलटी का जो ऑर्डर आप जानते हो ना, एनसीएलटी का ऑर्डर हमें आईएनसी 28 में फाइल करना पड़ता है विद दी आरओसी। साइड में नोट डालिएगा पॉइंट नंबर 4 के पास में, पॉइंट नंबर 4 के पास में नाइन डालिए, फॉर्म लिखिएगा ऐसे, फाइल आईएनसी 28 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एनसीएलटी ऑर्डर विद आरओसी। क्लियर है? अब देखो सर, सब कंपनीज को डालना है, सब मतलब अमलगमेंट जो में इन्वॉल्व कंपनीज है, जी हाँ मैंडेटरी है। अब एक और बात सुन लो फटाफट से, पॉइंट 5, 6 एंड 7 के अंदर ये थीम खत्म पूरा। लिस्टिंग एक्ट रेगुलेशन के अंदर कहता है ट्रांसफरी कंपनीज रिक्वायर्ड टू साइमल्टेनियसली फर्निश टू द स्टॉक एक्सचेंज where the security of the company are listed, of course, copy of every notice, expense statement, minutes of the meeting sent to members of the company in respect of a general meeting in which the scheme of merger or amalgamation is to be approved. अब जो डॉक्यूमेंटेशन आपने ध्यान से देखेंगे, आरओसी को फाइल किए थे ना यहाँ पर कि भैया मीटिंग कॉल की जा रही है, मीटिंग के लिए एक्सपेंस स्टेटमेंट की नोटिस कॉल किया, नोटिस दिया गया है,
अगर लिस्टेड कंपनी होता है आपको याद होगा स्टॉक एक्सचेंज को आपको बताना ही पड़ता है कि भैया हमने जनरल मीटिंग कॉल की है, तो उसका नोटिस आप स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कीजिएगा। अवेयर करना जरूरी है, ये तो हम जानते हैं, लिस्टिंग रेगुलेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट्स है पूरी करनी पड़ेंगी। डिसीजन क्या रहा है वो बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है वो बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। तो सिर्फ इतना ही बात इसमें बोला। फिर 6 की तरफ अगर जाएं तो कहते हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंटीमेट करना है। Transferring company is required to file the central government notice of the every application made to tribunal under section 230 to 240. All right, and the last one is to file with the registrar of companies within 30 days of the allotment of shares to the, क्या करना है सर, ट्रांसफर कंपनी का शेयर होल्डर को तुम शेयर दोगे ही दोगे यार, आखिर अमल कमीशन कर रहे हो तो उसको शेयर दोगे। आप क्या करोगे, नया कंपनी क्रिएट कर रहे हो, क्लियर एकदम। अब ध्यान सुन लो, आपको जानते हो ना रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देना पड़ता है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने दिन में आती है, 30 डेज के अंदर। तो जब आपने यहाँ पर ट्रांसफर कंपनी के मेंबर्स को शेयर दे दिया तो उसका रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करो ना विद आरओसी। देखो वही बता रहे हैं बस, shareholders of the transfer company in lieu of the shares held by them in that company in accordance with the, of course, share exchange ratio incorporated in the scheme of arrangement for a merger amalgamation, return of allotment along with the prescribed fees as may be required. This e-form should be digitally signed by the managing director, manager, company secretary, of course, duly authorized by the board of directors, and e-form should also be certified by the company secretary, practicing chartered accountant या फिर cost accountant। सर हो गया, ऑफ कोर्स आपने डॉक्यूमेंट्स सीख लिए हैं जो फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं। क्वेश्चन आ सकता है, इसे छोड़ के मत चले जाना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तुमने अगर ये बात यहां से क्या करो, स्क्रीनशॉट रख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि इजीली ग्रैब कर सको, ठीक है। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे और कर देते हैं, यहां से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 मिनट, यहां से लीजिएगा स्क्रीनशॉट और एक स्क्रीनशॉट आप यहां से लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिएगा। आई होप ले लिया गया होगा, ठीक है। और फिर अगर आप इन्हें इसको पढ़ने के बाद में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट्स मैंने यहां ऐड कर रखे हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। बात पकड़ में आया, क्लियर। कोई क्वेरी रह जाता ना टेक्निकल वर्ड्स पे या टेक्निकल को स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन पे समझ में नहीं आ रहा है, NRK9 का व्हाट्सएप पे भेजो, वहां मैं तुमको आंसर कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में तारीफें करते हो, क्वेश्चन भी पूछा करो, है ना। जहां तुम्हें कन्वीनियंट है वहां क्वेश्चन पूछो, क्वेरीज पूछो ताकि क्लैरिटी आए, और टेस्ट रेगुलर अटेंड करते रहो ताकि मैं समझ सकूं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। कोई टेस्ट मिस मत करो, क्लियर एकदम। एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहेगा और आज के टेस्ट के लिए भी। गुड बाय।